मयूर प्लीज बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि इंडिया के लिए सबसे खतरे की बात क्या है? ओके ग्रेट। दो तरीके के खतरे किसी भी देश के पास होता है। सबसे पहला खतरा होता है उसके अंदर सिक्योरिटी का, आपस में सिविल वॉर जैसे माहौल तो नहीं है, आपस में लोगों में टेंशन्स तो नहीं है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है मेजर लेवल पे, जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ डिस्टेबलाइज हो जाए। और दूसरा खतरा होता है बाहर के ताकतों से, बाहर के देश का खतरा, वो आपको अलग अलग तरीके से आपको परेशान करना चाह सकता है। तो किसी भी देश के ऊपर ये दो किस्म के खतरे होते हैं। इंडिया को अगर हम देखें तो इंटरनल लेवल पे भी खतरा है, एक्सटर्नल लेवल पे भी खतरा है, और ये संभावनाएं हैं। अगर हम चेते नहीं ठीक से तो ये संभावनाएं रियलिस्टिक भी हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंडिया के पास जो खतरों की संभावनाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं, मल्टीपल केसेस में हुई हैं। इंटरनल लेवल पे अगर आप देख लें तो सबसे बड़ा खतरा जो पूरे देश में आने वाले समय में आने वाला है वो पब्लिक आपस में भिड़ जाएगी पानी की कमी की वजह से। ऑलरेडी पानी जब भरा जाता है, टैंकर्स जब आते हैं तो कई सर फूटते नजर आते हैं हर बार, और ये पड़ोसी से भिड़ा हुआ है कि तुमने तो पाइप लगवा लिया है, तुमने तो मोटर लगवा लिया है, हम इतने हॉर्स पावर का लगवाएंगे तो हम तुमसे भी ज्यादा हॉर्स पावर का लगवा देंगे। लगातार वाटर लेवल डिप्लीट कर रहा है। पानी एक ऐसी चीज है, एक दिन से ज्यादा आप नहीं रह पाओगे उसके बगैर, और झगड़ा होगा। ये एक ऐसा खतरा है जिसके ऊपर आज हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, हिंदू मुस्लिम। राज ठाकरे जैसे लोग आज हैं कि नहीं? बाला साहब ठाकरे जैसे लोग थे कि नहीं थे? बाला साहब ठाकरे ने कहा तमिल्स नहीं होने चाहिए यहाँ पे। उनके भतीजे राज ठाकरे ने 2005-6 से बोलना शुरू कर दिया कि अब ये नहीं होने चाहिए यहाँ पे, यूपी बिहार के लोग नहीं होने चाहिए। ये अपने आप में एक इंटरनल खतरा है। दूसरा, हिंदू मुस्लिम। आप देखिए बहुत सारे इश्यूज हो गए हमें, तो कम्युनल लेवल पे, कास्ट के लेवल पे, रीजन के लेवल पे, कि हम नॉर्थ इंडियंस हैं, ये साले साउथ इंडियंस है, पता नहीं क्या खाते हैं, साउथ इंडियंस बोलते हैं यार, ये नॉर्थ इंडियंस बात कैसे करते हैं यार। तो रीजन के लेवल पे, लैंग्वेज के लेवल पे। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा टेररिज्म है जो स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। नक्सलवाद जिसको आप कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसका है। भाई इंडिपेंडेंट होने से पहले तो नक्सलवाद नहीं था, इंडिपेंडेंट होने के 25 साल बाद नक्सलवाद कहां से शुरू हो गया? यार एक गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है बेचारा, उसको बेसिक सुविधाएं जो देना चाहिए गवर्नमेंट को वो अगर नहीं दे रही है, उल्टा आप उसको जमीन से भी निकाल दो तो वो क्या करेगा? वो आपके कोर्ट में नहीं जा सकता, आपके केस नहीं लड़ सकता, आपकी भाषा नहीं जानता है, वो तो बंदूक ही उठाएगा। और आज 1/3 से ज्यादा हिंदुस्तान है जो कि इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो इंटरनल लेवल पे हम ये भी नहीं सोचते कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, और इससे इस देश का क्या होगा, सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सारा चलता जाता है। एक्सटर्नल लेवल पे पाकिस्तान का एक बहुत मेजर इशू है, ये पूरी दुनिया त्रस्त है पाकिस्तान से। इंडिया में भी दिक्कतें हैं, और पाकिस्तान के पीछे उससे भी बड़ा एक और दिक्कत पूरी दुनिया में इमर्ज कर रहा है, वो है चाइना। चाइना एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है आज इस दुनिया में। सबसे ज्यादा अमीर राष्ट्र अगर कोई है तो वो है चाइना, जो भारत तक पहुंचने के सारे रास्ते बना रहा है, नेपाल के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू। हाँ, कराची के बगल में ग्वादार पोर्ट है पाकिस्तान में। ग्वादार पोर्ट पे मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। गिलगिट बल्तिस्तान जो कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था, आजाद कश्मीर का, उसे पाकिस्तान ने जो है लीज पे या एक तरीके से कह दीजिए बेच दिया हुआ है। तो आप वेस्ट से देखिए तो ग्वादार पोर्ट से शुरू कीजिए, नॉर्थ में गिलगिट बल्तिस्तान में जाइए, चाइना आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका सिक्किम जो है ये क्लेम कर ही रहा है बार बार, आपको स्टेपल्ड वीजाज दे रहा है। अगर अरुणाचल प्रदेश से कोई आदमी, आपका एक जनरल जाने को राजी है तो उस जनरल को वीजा नहीं दे रहे हैं
आप स्टेपल वीजास देने की बात कर रहे हैं। म्यांमार जो बर्मा है, बर्मा के साथ, बर्मा एक डिक्टेटरशिप है और चाइना को ऐसी कंट्री के साथ डील करने में बड़ा मजा आता है जो कि डिक्टेटरशिप हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो, जहाँ पे किसी के बोलने का कुछ अधिकार ना हो, उनके साथ ये लोग बहुत अच्छा जेल करते हैं। तो बर्मा के साथ इनके अलग टाइप्स हैं। नेपाल को वो लोग बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीलंका में पोर्ट बना रहे हैं। हमें, आपको शायद पता नहीं है, हर महीने चाइना से एक सबमरीन इंडियन ओशन में निकलता है जो कि मैपिंग कर रहा है और हमारा स्टेट शांत है। क्या कर रहा है पता नहीं। पिछले 70 वर्षों में क्या हुआ है डिफेंस और सिक्योरिटी के कंसर्न्स को लेकर के पता नहीं। डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन कौन लोग रहे हैं उनको देख करके दिल इतना दुखता है कि भाई ये ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिस पे आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। बिल्कुल सही कहा। एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर क्यों थे मेरी समझ में नहीं आया है, उनको क्या डिफेंस समझ में आता है। हमारा होम मिनिस्टर कौन बन जाता है, क्या उसको डिफेंस या इंटरनल सिक्योरिटी पता चलता है, नहीं समझ में आया। आपको एक और बात बताऊं, अरुण शूरी एक दिन एक प्रोग्राम में कह रहे थे, उनसे ही पता चला मुझे कि डिफेंस की जो कमिटी होती है उसका चेयरमैन पता है कौन? राज बब्बर। अरे हाउ कैन राज बब्बर बी द चेयरमैन ऑफ अ डिफेंस का स्टैंडिंग कमिटी? ये भी हो सकता है कि वो मूवीज के बहुत शौकीन हो और राज बब्बर की कोई पिक्चर पसंद करते हो। अरे यार, आप उनको कल्चर का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दो, आप हजार चीजें हो रहे हैं। आप डिफेंस का चेयरमैन आप बना दोगे स्टैंडिंग कमेटी का। डिफेंस में जिसको एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए, नेवी के बारे में पता होना चाहिए, एम्फीबियन फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में, स्ट्रैटेजी एनालिसिस, हजार तरीके की चीजें हैं जिसको कि आपको समझने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक और बात करना चाह रहा था इसमें, जिस तरह से आपने विदेश नीति की बात की और कि आसपास के देशों में क्या स्थिति चल रही है, एक छोटा सा एग्जांपल बड़ा रिलेवेंट है और वो ये है कि आज से 2 महीने पहले जब नेपाल में एक बहुत भारी भूकंप आया और भूकंप के बाद बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आई कि साहब उस भूकंप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके उनको बताया कि आपके देश में भूकंप आया है और ये बड़ी आपको सब जगह बहुत बड़ी प्रशंसा हुई, बहुत विदेश नीति देखी आप कितनी पावरफुल है। लेकिन कुछ सौभाग्य से मुझे वहां पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं वहां पर गया नेपाल चाइना बॉर्डर्स पर। जब दूसरी बार भूकंप आया आई वाज देयर। जब नेपाल और चाइना बॉर्डर पर था तब मैंने देखा कि बड़े बड़े ट्रक्स नए कपड़े लेके, गाड़ियां लेके नेपाल की बॉर्डर तक आते हैं, नेपाल की बॉर्डर से काठमांडू तक आते हैं, सारी उनकी फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनको हेल्थ दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। वहां पर जिसे पूरे देश की मीडिया दिखा रही थी कि हम भारत उनकी सेवा कर रहे हैं, भारत वहां पर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं वहां पर 15 दिन था, वहां भारत का कोई नामो निशान लेने वाला नहीं है। नेपाल में हमारी कूटनीति और विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। वहां पर चाइना का पूरी तरह प्रभुत्व है और इतना ज्यादा प्रभुत्व है कि वहां पर हर चौराहे पर हमारी प्रतिमाएं, हमारे कपड़ों को जो भेजे गए थे उसको जला दिया गया और चाइना का प्रभुत्व इतना हो गया कि आज काठमांडू तक, चाइना से लेके वहां तक रेल लाइन आने की परमिशन नेपाल ने उनको दी। इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई साहब कि सीधा सीधा उसकी पहुंच हमारे भारत तक हो जाएगी। ये एक बड़ी विफलता है कूटनीति की। आई एम वेरी सरप्राइज्ड आप ऐसा कह रहे हैं। हालांकि मतलब चाइना एंटर तो करना चाह रहा है और उसके पास माइट भी है और पैसे की भी उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया के पास बहुत सारे अवसर भी थे। मैं ये भी मानता हूँ कि पीछे अवसर भी इंडिया ने बहुत सारे खोए हैं। कोइराला साहब इंडिया में रहे हैं बहुत टाइम और जब इंसर्जेंसी वहाँ चला करती थी तो कोइराला साहब ने कई बार यहाँ पे कहा यार हमारी मदद कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन बनवा दो, हमारा कंट्री भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से चल जाए। तो हमने वो एक जो है स्नॉबिश बड़े भाई की तरीके से हमने ट्रीट करा, तुम छोटे हो, तुम साइड में लो टाइप्स। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मतलब हिंदुस्तान का नाम निशान नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे लिए अचंभित कर देने वाली बात है। हम भाई साहब वहाँ पर जो नेपाल को समझे हैं वो काठमांडू को हम जानते हैं, काठमांडू के कुछ छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट्स जानते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्टिव ऑफ सेंट्रल नेपाल है उसके अधिकतर क्षेत्र या तो नेपाल बॉर्डर, चाइना बॉर्डर से जुड़े हुए हैं या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर भारत की पहुंच काफी कम होती है। तो उन क्षेत्रों में चाइना ने उनका दिल जीत चुका है। तो ये एक बड़ी विषम परिस्थिति है। नेपाल के साथ एक पॉजिटिव जो है इंडिया के साथ हुई है कि
नेपाल के बहुत सारे लोग इंडिया, खासतौर पे इंडियन आर्मी में भी रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट शायद ना, गोरखा रेजिमेंट नेपाल की बहादुरों की वजह से हमारे काफी देश शेरपा। तो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है नेपाल में जो कि इंडिया के लिए पॉजिटिव है। और वो हमारे लिए, लेकिन हाँ नेपाल में बहुत सारा ऐसा कुछ है इंडिया को जो करने की जरूरत है, जो हमारी सक्सेसिव स्टेट्स, जो हमारी लीडरशिप है। एक्चुअली प्रॉब्लम इंडिया का यही है, बैंक्रप्सी ऑफ लीडरशिप। यस, यू नो लिटरली कि जिस काबिलियत का आदमी जहां पे होना चाहिए वो आदमी वही नहीं है, और जिसको जहां नहीं होना चाहिए वो आदमी 100% वही है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब। अभी दुबई हम गए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, वहां पर हमें शेख साहब से मिलने का, जो उनके एम्परर है, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। उस मौके का मैंने इतना भरपूर फायदा उठाया, और मैं वो जानकारी आपके साथ सर रितेश के साथ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ ही। मेरा एक लेक्चर खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि यू स्पोक गुड। मैंने कहा थैंक यू, लेकिन मैं इसके बीच में आपसे 5 मिनट चाहता हूँ, आई डू नॉट हैव टाइम। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस जगह से वहां पर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ कार में चलिए। मैं उनके साथ बैठ गया। मैंने उनकी तारीफ की कि आपने दुबई को स्वर्ग बना दिया, इट्स अ ब्यूटीफुल, वी आर रियली प्राउड ऑफ इट कि आपने इतना अच्छा काम किया। वो मुस्कुराए, मुझसे पूछे इससे 1000 टाइम्स ज्यादा इंडिया खूबसूरत है, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स गंदी है। ये उनके शब्द थे। जहां पे रेत था वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी मंजिलें बना दी, विश्व के सारे अच्छे अचंभे वहां बना दिए। जहां पे हर 10 किलोमीटर पर एक हमारा इतिहास है, जहां पर 25 किलोमीटर पर बोली और भाषाएं चेंज हो जाती हैं, जहां पर हमारा दिल बोलता है, जहां पर हमारा एक प्राचीन इतिहास हमारे साथ है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज भी हमारे पास, जैसा आपने कहा, कि मानसिक दिवालियेपन वाले लिए हुए नेता हम पे राज करते हैं। और यही वजह है कि हम आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो जो गति हमें होनी चाहिए थी, शायद वो गति हम नहीं ले पाए। एक चीज और एडिट करना चाहूंगा भाई साहब, जो आपने कहा कि एक बड़ी समस्या आ रही है। आज हमारे किसी शहर में 80 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक कॉलेज में 500 से 800 बच्चे पढ़ते हैं। वो 800 से 500 बच्चे या 1000 बच्चे जो इतनी बड़ी मात्रा में बाहर निकलते हैं, तो उनके जो स्वप्न है, उनको स्वप्नों को पूरा करने के लिए हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन ये एजुकेशन बिजनेस बन गया। इससे बहुत बड़ी जो समस्या जो मुझे खतरनाक लगती है, वो ये है कि पढ़े लिखे समझदार बच्चे तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये बड़े अपराधी भी साबित हो सकते हैं अगर हमने उन्हें सही एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो मेरी चिंता का विषय सर रितेश आपको इस प्रश्न को लेकर भी, मेरा मूल प्रश्न ये है कि इस समस्या से हम कैसे निपटें और आगे चल के हम इसे किस तरह से रिजॉल्व करें। तो हो सकता है कि कुछ पार्ट हम इस सेशन में लें और कुछ पार्ट इस आपके आंसर का हम अगले सेशन में। मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक एजुकेशन और इकोनॉमी को जोड़ते हुए आप एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन ही उसके ऊपर, बल्कि स्टूडेंट्स भी हों, कुछ लेक्चरर्स प्रोफेसर्स भी हों हमारे साथ जो अलग अलग कॉलेजेस से ताल्लुक रखते हों। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये एक बिल्कुल ही अलग भाषा में डिस्कशन निकल जाए, और ये छोटा डिस्कशन नहीं है, ये बहुत बड़ा अपने आप में अध्याय है, और अध्याय को पूरा करने के लिए कई घंटे चाहिए। तो निश्चित तौर पर आज का जो प्रोग्राम है ई-बाय ओपन योर माइंड कैंपेन, जिस तरह से आपने इसे नाम देखा, सुना और समझने का प्रयास किया, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम विश्व में भारत के सही इतिहास को, भारत की सही भावना को, समृद्धि को, संस्कार को, उसके परंपराओं को आप तक लाना चाहते हैं। सच मानिए, ये हम दिल से बात करना चाहते हैं, आपको अपनी भाषा से अवगत कराना चाहते हैं। ये हम यूथ हैं, हम भारत का भविष्य हैं, और आज भारत के भविष्य की एक छोटी सी कड़ी आपके सामने थी। संस्कृति, सभ्यता और परंपरा से, शक्ति, भक्ति और संबलता से, विज्ञान के प्रयोग से, प्राणायाम और योग से, निश्चित में वह दिन आएगा जिस दिन यह भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको हम 15 अगस्त की बहुत सारी बधाइयां देते हैं। आपकी सहायता से ही यह ई-बाय चैनल अब पहला सेशन आपके साथ लेकर आ रहा है।
अगर आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, या ऐसा कोई सब्जेक्ट जिस पे आपकी रुचि हो, तो हम इसका वेलकम करना चाहेंगे। इस न्यूज़ चैनल के नीचे जो नंबर्स आपके पास हैं, इस चैनल पर आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुँचें। इसके लिए जिन्होंने सहयोग किया उनका मैं बहुत बारम्बार धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम से सर नीतीश हमारे साथ जुड़े और बेबाकी से हर क्वेश्चन का आंसर किया। मैं उनका तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूँ। और भारत के सभी युवाओं की तरफ से जो आपने एपीजे की मैसेज हम लोग को पहुंचाया 15 अगस्त पे, जिसे हम गिफ्ट के तौर पे मानते हैं, तो गिफ्ट दी, थैंक यू। साथ में आशीष जो इसके प्रोग्राम के कैमरा के पीछे जो डायरेक्टर हैं, वो उनको हम यहाँ से विशेष धन्यवाद देते हैं। मयूर जो कि इसको वीडियो रिकॉर्डिंग की है, और यूट्यूब के माध्यम से जो आप सब देख रहे हैं उनको हम सब यहाँ से सलाम करते हैं। एक फ़ोन नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, 9200 200 and 300। ये एक फ़ोन नंबर है जिस नंबर पर आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को और अपने क्वेश्चंस को इस पे आप भेज सकते हैं। इसके साथ ही इस पे ईमेल आईडी जो चल रही है और जो वेबसाइट है, इसको आप देखिए। तब तक के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और फिर बोलेंगे लेट्स टॉक फायर। ई बाय ओपन योर माइंड कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।